मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ब्लड। आज हम ब्लड को पूरा डिटेल में करेंगे। इसमें हम प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रोनोजन, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इन सबको डिटेल में करेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपको ना रह जाए ब्लड से रिलेटेड। ये 2 पार्ट में होगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी एंड सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम। रक्त एक संयोजी ऊतक है, यानी कि जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है, यानी कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है एंड प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता प्रदान करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखने में पूरी हेल्प करता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो ब्लड होता है यह कनेक्टिव टिश्यू होता है और यह ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, और जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी सपोर्ट करता है, उसे मजबूत बनाता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन ओरल बॉडी टेम्परेचर, एंड इट हैज़ अ स्लाइटली एल्कलाइन pH ranging from 7.35 to 7.45, एवरेज 7.4। रक्त का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जो ब्लड होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो मौखिक शरीर के तापमान से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। यानी कि जो हमारी ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है बॉडी टेम्परेचर। इसका जो pH वैल्यू होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि एल्कलाइन होती है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो जो प्लाज्मा होती है ये 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनेजन। और ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो पहला है एल्ब्यूमिन, फिर दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है फाइब्रोनोजन। ब्लड सेल्स तो याद ही रहेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ दिस बॉडी। जो ब्लड होता है यह शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। ब्लड का सबसे पहला कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है ये शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। फिर दूसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। जो ब्लड होता है ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तीसरा फंक्शन है सपोर्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। द वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिसीज। रक्त में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाती हैं, यानी कि ब्लड में मौजूद होती हैं जो वाइट ब्लड सेल्स ये बॉडी को संक्रमण और बीमारियों से बचाती हैं, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन और डिसीज़ से बचाती हैं। फिर है टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्लड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड होता है ये शरीर की टेम्परेचर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। फिर है क्लोटिंग। प्लेटलेट्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स फ्रॉम क्लोट्स टू स्टॉप ब्लड फ्लो आफ्टर एन इंजरी। प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स चोट लगने के बाद रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्लॉट बनाते हैं। प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स चोट लगने के बाद, जैसे कि किसी को चोट लग जाती है तो वहाँ पर से खून निकलने लग जाता है, यानी कि ब्लड बाहर निकलने लग जाता है,
तो वहाँ पर प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलकर बहाव को रोकते हैं, एक जाल बना लेते हैं जिससे जो ब्लड होता है वो बाहर नहीं निकलता है, उसे ही क्लॉटिंग बोला जाता है। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक जाल जैसा बना हुआ है, इसमें प्लेटलेट्स, WBC, RBC सभी को दिखाया गया है। कैसे जाल बना हुआ, ऐसे ही इसे ही क्लॉटिंग बोला जाता है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी कि एल्ब्यूमिन। द मोस्ट प्रिवलेंट प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर इज़ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो लिवर द्वारा निर्मित होता है। यानी कि जो एल्ब्यूमिन होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये लिवर द्वारा इसका निर्माण होता है। यानी कि जो एल्ब्यूमिन होता है इसका निर्माण लिवर में होता है। Globulin, alpha, beta and gamma globulin are the three types of globin protein. Gamma globin is also known as immunoglobulin. ग्लोबुलिन प्रोटीन को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। यानी कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसे 3 प्रकार विभाजित किया गया है। पहला है अल्फा, बीटा और गामा। जो गामा ग्लोबुलिन होता है इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। फाइब्रोनोजन इज़ अ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन होता है जो खून जमने में मदद करता है। यानी कि जो फाइब्रोनोजन होता है ये खून जमने, क्लॉटिंग में मदद करते हैं, जिससे कि when the body gets injured, fibrinogen transform into fibrin threads which help in blood clotting। जब शरीर के उससे जब when the fibrinogen is a protein that helps in blood clotting। फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन होता है जो खून जमने में मदद करता है। यानी कि जो फाइब्रोनोजन होता है एक प्रोटीन है और यह खून जमने, क्लोटिंग में मदद करता है। When the body gets injured, fibrinogen transform into fibrin threads which help in blood clotting। जब शरीर को कहीं चोट लगती है तो फाइब्रोनोजन फाइब्रिन थ्रेड्स में बदलकर खून को जमने में सहायक होता है। यानी कि जब कहीं चोट लग जाती है तो जो फाइब्रोनोजन होता है वो फाइब्रिन थ्रेड्स में बदल जाता है, थ्रेड्स यानी धागों में बदल जाता है और खून को जमने में सहायक प्रदान होता है। क्लोटिंग में सबसे मेन फैक्टर होता है फाइब्रोनोजन। जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है वो होता है फाइब्रोनोजन। और अगला वीडियो जल्द ही आ जाएगा, सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो जब बड़ा होने की वजह से इसी में सेकंड पार्ट में आधा करूँगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।